गुड मॉर्निंग। आज का पाठ है समाज। आज हम आपको बता रहे हैं कि समाज क्या है। ठीक है, तो समाज की अवधारणा जो है तो अत्यंत जटिल है, लेकिन हम समाज उसे नहीं कह सकते हैं कि जब हम कोई एक समूह या एक झुंड बना के चले उसे हम समाज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा जो व्यक्त किए गए हैं, अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। जैसे मैकायर एवं पेज लिखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, समाज में जो सदस्य रहते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को की पूर्ति करते हैं, वो हमारा क्या है, समाज है। ठीक है, और समाज में जो सदस्य होते हैं उनके अंतर संबंध जो हैं वो मिलने चाहिए, है ना। तो यही हमारा क्या है, समाज है। इसी तरह टालकट पार्सन्स जो है तो समाजशास्त्री हैं, उनका कहना है कि समाज को उन मानवीय संबंधों को पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साक्ष्य के रूप में संदर्भ में की गई क्रिया के उपरांत उत्पन्न हुए हों, चाहे वो प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो। ठीक है, इसी तरह जितने हमारे समाजशास्त्री हैं सब ने अपना अलग अलग मत व्यक्त किया है। और फिर आगे है समाज की प्रकृति, विशेषताएं या लक्षण। तो समाज की प्रकृति क्या है, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह अंतर संबंध बनाना चाहिए, है ना। तो ये इनके विशेषताएं और लक्षण है। इसमें से पहला है समाज अमूर्त है। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था तथा सामाजिक संबंधों की प्रकृति अमूर्त है। इसलिए कहा गया है कि सामाजिक संबंध है उसे हम न देख सकते हैं और न उसको स्पर्श कर सकते हैं। समाज में हम अंतः संबंध, जो मन का संबंध होता है ना, वो दिखाई देना चाहिए। मन का संबंध एक दूसरे से जुड़ा रहता है, हमारा मन एक दूसरे को से प्रभावित होता है, वो होता है समाज। इसलिए समाज अमूर्त है, जो कि कभी दिखाई नहीं देता है, मात्र हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, ये और आस पड़ोस जो हो गए हैं ना, तो हम इनको संबंध, इनसे हमारा क्या संबंध है, इसका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जो कि ये दिखाई नहीं देता है। इसलिए कहते हैं कि सामाजिक संबंध क्या है, अमूर्त है। फिर है दूसरा पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता का मतलब है कि किसी भी समाज में एक महत्वपूर्ण विशेषता उद्देश्यों की पारस्परिक जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना सामाजिक संबंध बन सकते हैं, न ही सामाजिक संबंधों का ताना बाना और न ही समाज। जब तक हमारी मतलब कोई भी जागरूकता उत्पन्न नहीं होगी सामाजिक संबंधों के प्रति, तो हमारा सामाजिक संबंध नहीं बन सकता है। क्योंकि जब तक समाज के सदस्य एक दूसरे के उपस्थित से परिचित नहीं होते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, उनको हम पहचानते नहीं है, तो हमारी अंतःक्रिया उनसे नहीं मिलती है ना। तो वो सामाजिक संबंध, पारस्परिक जागरूकता नहीं होगी तो हमारी सामाजिक संबंध एकता स्थापित नहीं होगी। इसलिए इस दशा में सामाजिक जागरूकता जो है तो वो सदा अनिवार्य है। फिर तीसरा है सहयोग एवं संघर्ष। समाज में हमेशा सहयोग एवं संघर्ष होते रहते हैं। अब सहयोग और संघर्ष जो है तो एक परस्पर एक दूसरे की क्या है, प्रक्रियाएं हैं। ये दोनों समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ऐसे किसी भी समाज के अस्तित्व आज तक नहीं पाया गया जिसमें सहयोग एवं संघर्ष ना पाया गया हो। इसी तरह जॉर्ज सिंपल जो है समाजशास्त्री हैं, इनका कहना है कि समाज में दो प्रकार की शक्तियों का समावेश होता है। एक वह जो समाज के सदस्यों की एकता को सूत्र में बांधती है, ठीक है, और दूसरा वह जो इन्हें पृथक करती है, यानी अलग करती है या संघर्ष उत्पन्न करती है। ठीक है, अब सहयोग क्या है, सहयोग वह महत्वपूर्ण कृत्य है जिसके अभाव में किसी भी समाज का बना रहना असंभव है। समाज में सदस्यों की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देना पड़ता है।
दूसरे शब्दों में समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति पारस्परिक सहयोग द्वारा ही पूर्ण होती है। मान लो कोई कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य हो गया, कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो हम अकेले ये कार्य नहीं कर सकते हैं, ये असंभव है, क्योंकि जब तक समाज में सहयोग एवं सदस्यों के द्वारा हमें सहयोग नहीं प्रदान किया जाएगा तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मान लो मांगलिक कार्य में है, भले हमारे पास पैसा है ना, लेकिन उसके लिए करने के लिए सहयोग के लिए हमें मनुष्य की भी आवश्यकता पड़ती है। और इसी सहयोग के अंतर्गत भी दो प्रकार के सहयोग होते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग क्या है? प्रत्यक्ष सहयोग उसे कहा जाता है जब दो या दो से व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष सहयोग का आशय निश्चित उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर कार्य करना ही हमारा क्या है? प्रत्यक्ष सहयोग है। जैसे जिसमें सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं और कठिनाइयों के समय पर विचार विमर्श करते हैं, अपनी अपनी परिस्थिति और के अनुरूप भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। फिर दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग से आशय इस प्रकार से है जिन व्यक्तियों का उद्देश्य एक समान होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए वो जिन्हें पूर्ण करने के लिए अपमान कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष सहयोग व्यक्तियों के उद्देश्य कैसे होते हैं जिन्हें पूर्ण करने में उन्हें भिन्नता रहती है। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के रूप में अप्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत आता है पुलिस व्यवस्था को ले लिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा समाज में अपराधियों से बचाना होता है। इसके लिए महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि जो हैं तो ये परस्पर क्या करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। श्रम विभाजन भी अप्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष सहयोग का महत्व दिन प्रतिदिन जो है तो बढ़ता जा रहा है। फिर है सहयोग हो गया, सहयोग के अंतर्गत दो हो गए है ना, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। फिर आ गया संघर्ष। अब समाज में सहयोग के साथ साथ क्या होता है? संघर्ष भी उत्पन्न होता है कि बिना संघर्ष के समाज नहीं चलता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें संघर्ष होना बहुत आवश्यक है। संघर्ष भी सहयोग की तरह समाज में पाई जाने वाली एक विशेषता है। कार्ल मार्क्स ने यहाँ तक कहा है कि मानव समाज का आज एक इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष जो है तो प्रत्येक युग काल समय के प्रत्येक मानव समूह के न्यून तीव्र मात्रा में पाया जाता है। संघर्ष विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब व्यक्ति समूह और समुदाय अपने लक्ष्य व उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए सामाजिक नियमों के आदर्शों का परित्याग करके मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, धमकी या दबाव का सहारा लेता है तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है वहां पर कि इसमें क्या होता है? क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, स्वार्थ ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संघर्ष। ठीक है, अब संघर्ष में भी दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष क्या है? प्रत्यक्ष संघर्ष वह संघर्ष है जिन्हें संघर्ष करने वाले परस्पर क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष संघर्ष का उसे कहा जाता है जिसमें संघर्षरत व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से इन्हें देखा जाता है। जैसे झगड़े, सांप्रदायिक दंगे, लड़ाई, अमेरिका और इराक की खाड़ी युद्ध जैसे ये हो गए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई देता है। जैसे महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या जो है तो ये प्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष वो कहे जाते हैं जिन्हें संघर्षरत व्यक्ति समूह या समुदाय एक दूसरे के प्रत्यक्ष संबंध के आमने सामने में संबंध रखता है। ठीक है, जैसे आतंकवादी द्वारा हमला करना है ना, और षड्यंत्र रचना, आर्थिक सहयोग ना करना, इस तरह के संघर्ष क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाते हैं। फिर चौथा नंबर है
अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता समाज का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके कारण ही समाज का जन्म होता है और जिसमें अनेक सामाजिक, आर्थिक, जबकि राजनीतिक आदि जो है तो आवश्यकताएं इसमें होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य समाज में करता रहता है। फिर 5वां नंबर है समानता और भिन्नता, विविधता। समाज समानता और विविधता। समाज एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिसमें समानता और भिन्नता दोनों तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त संघर्ष के समान ही समानता और भिन्नता परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। फिर 6वां नंबर है परिवर्तनशीलता तथा जटिलता। परिवर्तनशीलता तथा जटिलता समाज का महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि परिवार जो क्या कहते हैं, परिवर्तन एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रकृति स्वास्थ्य अटल नियम है। मानव, पशु, पेड़ पौधे तथा समाज, संस्कृति आदि परिवर्तन कर प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि ऐसे कभी किसी भी ऐसे समाज में नहीं देखा गया है जिसमें परिवर्तन न हुए हों, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, जिसमें एक व्यक्ति सैकड़ों हजारों व्यक्तियों की संबंध हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या पक्ष अलग हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं। तो इसमें परिवर्तनशीलता एवं जटिलता के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। फिर है 7वां नंबर संगठन और विघटन। समाज में संगठन और विघटन के दोनों तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि संगठन सापेक्ष धारणा है। संगठन के अभाव में न तो कोई समाज उचित रूप से कार्य कर पाता है और न इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। वास्तविकता यह है कि समाज का अस्तित्व जो है तो संगठन पर निर्भर रहता है। ठीक है, फिर 8वां नंबर है समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। मतलब यह है कि समाज जो है तो मनुष्य तक सीमित नहीं है, इसमें बल्कि सभी प्राणियों में ये समाज का रूप पाया गया है। जैसे पशु पक्षी, मधुमक्खी, चींटे, कीड़े मकोड़े आदि जो हैं तो ये समाज में रहते हैं और कहीं भी जाते हैं तो ये सब एक झुंड बना के चलते हैं। चींटियां देखते हो आप लोग, जहाँ जाती हैं तो एक झुंड के साथ जाती हैं। पशु पक्षी अगर पशु अगर चरने भी जा रहे हैं तो एक साथ झुंड बना के जाएंगे, कहीं बैठेंगे भी तो एक साथ झुंड बना के बैठेंगे। ठीक है, और ये अन्य प्राणियों में भी समाज में यह गुण होते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। अतः स्पष्ट है कि समाज सिर्फ मानव तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इन प्राणियों में भी जीवन होता है, उनमें भी समाज पाए जाते हैं। ये सब क्या हो गए, अपने समाज के लक्षण एवं विशेषताएं।